हम एक नए विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। यूजीसी ग्रांट कमीशन द्वारा पारित एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने ये मानते हुए कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर ओबीसी क्लासेस शामिल हैं, उनके साथ जात, धर्म, जेंडर, डिसेबिलिटी के आधार पर उनके पास साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ नए प्रावधान पारित किए, जिसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये कंपल्सरी होगा कि वो एक इक्विटी कमेटी की स्थापना करे। इक्विटी कमेटी वो कमेटी होगी जिसमें कुछ सदस्य रहेंगे, जो कि ये प्रावधान पहले भी था, 2012 में भी इसको पारित किया गया था, लेकिन वहां पर एक ही सदस्य जो था वो इस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था, उसके अधीन ही ये सारी कार्रवाई देखी जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि इस कमेटी में an equity committee is to be formed. These equity committees chaired by the head of the institution must have the representation of OBCs, persons with disabilities, SCs, STs and women, the regulation said. ये कमेटी जो होगी, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस की ग्रीवांसेस हैं उनको सुनेंगी। इसके अलावा उन्होंने इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर, इक्विटी हेल्पलाइन और यहाँ तक कि ये प्रावधान का भी सुनिश्चित किया कि अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति अगर चाहे तो ऑनलाइन द्वारा भी अपनी जो ग्रीवांस है उसको वो सुनिश्चित करवा सकता है। 24 घंटे के अंदर शिकायतकर्ता के आधार पर एक कमेटी सुनिश्चित की जाएगी। वो कमेटी जो है उसकी शिकायत को सुनेगी, 7 दिन के अंदर अंदर उसका जो फैसला है वो अनाउंस करेगी और इसके बाद उसके ऊपर जो भी जिस किस्म की सजा है उसके लिए सुनिश्चित करेगी। और अगर फिर भी वो व्यक्ति जो है वो उस कमेटी के फैसले से सुनिश्चित नहीं होता तो वो अबेटमेंट पर्सन जो है वो उसके पास जाकर अपने ग्रीवांसेस जो है उनको दे सकता है। क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी को इस प्रकार का प्रावधान पास करने की जरूरत पड़ी, जबकि 2012 में भी ये शामिल था। 2012 में ये जो प्रावधान था इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक ही सीमित किया गया था, लेकिन इस बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी शामिल कर दिया गया, जिसके कारण ऐसा लगने लगा कि एक वर्ग, सिर्फ स्वर्ण वर्ग जो है उसको छोड़कर सभी ही डिप्रेस्ड क्लासेस में शामिल हो गए और स्वर्ण वर्ग जो है वो टारगेटेड कर दिया गया। और इसके लिए ये कहा जाने लगा कि यूनिवर्सिटी ने बड़ी जल्दबाजी में ये जो प्रावधान है इसे पारित किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ने 1 साल पहले 15 फरवरी में इसके बारे में यूनिवर्सिटी में ये सारी बात लागू करके लोगों से उनकी राय मांगी थी और इस बात का बड़ा उस समय भी विरोध हुआ था। इसमें 2 चीजों का लोगों ने विरोध किया था। नंबर एक तो स्वर्ण जाति जो है, सारी जो कम्युनिटीज हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। नंबर 2 ये भी माना गया कि जो शिकायत करता है उसके ऊपर बड़ी हरेली 7 दिन का समय बड़ा कम है किसी के ग्रीवांसेस के बारे में सुनना और उसके ऊपर एकदम फैसले पे पहुंच जाना। नंबर 3, जो व्यक्ति शिकायत करता है उसकी तो चलो शिकायत सुन ली गई, अगर वो शिकायत झूठी निकलती है या गलत निकलती है तो उसके लिए क्या सजा होगी, इसके बारे में भी कुछ सुनिश्चित नहीं किया गया था। तो लोगों ने उस समय डिमांड की थी कि उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी। लेकिन जब ये एक प्रावधान पारित किया गया तो ये जो क्रिटिसिज्म उस समय किया गया था, आलोचना जो उस समय की गई थी, जिन पॉइंट्स के ऊपर लोगों ने अपने विचार दिए थे उनको नजरअंदाज किया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता अगर गलत साबित हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। और जो एक स्वर्ण वर्ग है उसको अकेले को टारगेटेड किया गया है,
उसके लिए क्या प्रावधान है, इन बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसको ऐसे ही पारित कर दिया गया। स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए और उन्होंने यूजीसी ग्रांट के इस इक्विटी कमेटी जो प्रावधान इन्होंने जारी किया था इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। नतीजा क्या हुआ, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत और बागची जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने वर्डिक्ट देते हुए ये माना कि ये वेग है, ये जो इक्विटी रेगुलेशन है ये वेग है, बहुत इसमें कुछ त्रुटियां हैं। नंबर 2, ये इजी टू मिसयूज है, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है और उसके अगर मिसयूज हो जाता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की कि इसको रिकंसिडर किया जाए और इसको रिकंसिडर करने के लिए उन्होंने 19 मार्च की डेट आगे की सुनने की कार्रवाई के लिए सुनिश्चित कर दी और इसको तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस प्रकार ये जो एक किस्म का सारे हिंदुस्तान में इस रेगुलेशन के खिलाफ जो एक तूफान सा उठा था वो थमता हुआ दिखाई दिया। अब बात ये आती है कि 2012 में भी ये प्रावधान था तो फिर इस बार इसको लागू करने की जरूरत क्या थी। इसके पीछे 2 केसेस थे, एक था रोहित वेमुला का और दूसरा पायल तागवणी का। ये 2 विद्यार्थी थे। रोहित जो थे ये स्टूडेंट थे, हैदराबाद के पीएचडी के स्टूडेंट थे। इन्होंने वहां पे सुसाइड कमिट कर ली और उसके पीछे कारण यही बताया जाता है कि जाति पाति के भेदभाव से ये तंग आकर इन्होंने सुसाइड किया। दूसरा पायल जो तगड़ी थी, पायल तडवी जो थी, उसने भी ये बॉम्बे में BYL नायर हॉस्पिटल मुंबई में गायनेकोलॉजी की स्टडी कर रही थी और वहां पे इसको 3 विद्यार्थियों ने इसको कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर पास करके इसको प्रताड़ित किया, जिसके कारण ये सह न सके और उसने सुसाइड कर लिया। इनके पेरेंट्स ने इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को हिदायत दी कि आप इसके लिए कोई सख्त प्रावधान, सख्त कानून लाएं ताकि जो ये ग्रीवांसेस हैं डिप्रेस्ड क्लासेस की, उनको रोका जाए। नतीजा ये हुआ कि यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार ये प्रावधान लाना पड़ा और उन्होंने इसको जारी किया, लेकिन अब ये रोक दिया गया। इसके विषय में बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। कई लोगों ने तो ये कहा कि ये इलेक्शन स्टंट है क्योंकि यूपी में अब इलेक्शंस आई हैं, सरकार जानती है कि स्वर्ण जाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो योगदान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस दे सकते हैं, तो इसलिए ये प्रावधान लाया गया है। कारण कोई भी हो, लेकिन आओ हम देखें कि क्या वास्तविकता क्या है। हमें ये देखा गया है कि अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वहां पे जो टीचर्स की नियुक्ति है ये सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर की जाती है। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो पीएचडी है, उसके अलावा इंटरव्यू जो है वो एक क्राइटेरिया है। सीट्स वहां भी रिजर्व्ड है, लेकिन यही कह दिया जाता है कि जो सूटेबल कैंडिडेट है वो नहीं मिला। यही कारण है कि शेड्यूल कास्ट जो है 80% सीट अभी तक खाली पड़ी है अध्यापकों की और 83% शेड्यूल ट्राइब्स की जो अध्यापक है उनकी पूर्ति नहीं हो सकी। इसको पूरा करने के लिए एक सुझाव जो दिया गया था, वहां पर भी एक टेस्ट, रिटन टेस्ट जरूर होना चाहिए और रिटन टेस्ट के नंबर जो हैं इंटरव्यू के साथ जोड़े जाने चाहिए ताकि इंटरव्यू की जो महत्वता है उसे कम किया जाए। क्योंकि इंटरव्यू में हमने देखा है रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जान पहचान के बायसेस हैं जो आते ही आते हैं। का जो काबिलियत है जो किसी की उसको तो कम आते हैं और अन्य जो क्राइटेरियाज हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि किसी किस्म का रिटन टेस्ट जो है उसका प्रावधान बनाया जाए। ये जो जातीय भेदभाव है ये हमारा साइकोलॉजिकल है, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं ना खत्म होती तब तक हम इनको ऊपर नहीं उठा सकते। द्वारा हम कोशिश कर सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है
वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि लोअर क्लासेस जो स्कूलिंग है, वहां पर तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, वो एक अपने ही ग्रुप में पलते बढ़ते और सीखते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रिजर्व कैटेगरी में डालते हैं। ये फिर वही सरकारी स्कूल्स तक सीमित रह जाते हैं। और यही कारण है कि वो जो डिस्पैरिटी है, आपसी जो मेल मिलाप शुरू में होना चाहिए था, वो संभव ही नहीं हो पाता। और हम उसकी एक्सपेक्टेशंस करते हैं हायर एजुकेशनल सिस्टम में, वहां पे पॉसिबल है। और वहां पे हमने ग्रुपिज्म भी देखे हैं, कैटेगराइजेशन भी देखी है। वो अपने ग्रुप में ही अपने बच्चे जो हैं वो मिलते जुलते हैं, दूसरों के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं होते। डेफिनेटली कुछ खामियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, और उसको दूर करने का एक ही तरीका मेरे को जो दिखाई पड़ता है वो है, हमने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खर्च करना बंद कर दिया। हमने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बजाय उसको डिटीरियोरेट करना शुरू किया। और खास फिर जब पीएचडी की बात आती है तो वहां पे भी हम देखते हैं बड़ा भेदभाव किया जाता है। पीएचडी में अगर हम देखें तो इसमें मैं किसी जाति की बात ही नहीं कर रहा, जेंडर बायस भी बहुत ज्यादा है। और वहां पे जितनी एक्सप्लॉयटेशन पीएचडी में है शायद ही कहीं हो। पीएचडी जो करते हैं उसकी अपनी काबिलियत को तो छोड़ो, उसको तो मतलब हर प्रकार से मिसयूज किया जाता है। हर कोई नहीं, कुछ अध्यापक ऐसे हैं, अध्यापकगण जो मिसयूज करते हैं अपनी पावर्स का। और ये नहीं, जिसको भी पावर दो वो अंधा तो हो ही जाता है, और किस प्रकार वो यूज करता है या मिसयूज करता है ये तो उस पर निर्भर रहता है। लेकिन ये जो जात पात का भेदभाव है, ये आज भी खत्म नहीं हुआ, कम जरूर हुआ है, और इसे और कम करना होगा। जब कोई प्रावधान बनाया जाता है तो हमने ये देखा है उसे लागू प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि आज तक 2012 से बनकर ये कानून जो है 2026 तक सिर्फ 1400 केसेस सामने आए, 1400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये भी नहीं हम देख सकते, और ये भी नहीं हम कह सकते कि सारे जो रिजर्व क्लास के हैं वो बदला लेने के लिए ऐसे करते हैं। बहुत सारे रिजर्व क्लास ड्रॉप आउट बड़े हैं, वो दिखावे के लिए एडमिशन है, ना वो पेपर देने आते हैं, ना वो पेपर में इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सीरियस हैं और सीरियसली स्टडीज कर रहे हैं, जिन्होंने अपने भविष्य को बनाया भी है, वो आगे भी बढ़े हैं। और उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पंजाब में तो खैर बहुत कम है, लेकिन बहुत से हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम अगर उनकी बात और उनके आंकड़े देखें तो वाकई लगता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है आज भी उसी तरह मौजूद है। हम अक्सर पढ़ते हैं ऊंची जात वाले जो लोग हैं नीची जात वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन ये कब कैसे कहां खत्म होगा ये एक विचारने का विषय है। मैं आपसे एक बात करता चलूं, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये कुछ भी नहीं है अगर हमें इंसानियत नहीं है। हमें सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाना होगा, हमें इंसान बनना होगा, क्योंकि एक इंसानियत ही एक ऐसा पाठ है और ऐसा पाठ्यक्रम है जिसको अपनाकर हम एक अच्छे व्यक्ति ही नहीं, हम असली भगवान को मिल सकते हैं। मैं यही आप लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने दिलों में ये जो जाति का जहर है इसे खत्म करो। आप जाति की बात करते हो, क्या ये स्वर्ण और शूद्र में ही सिर्फ जात पात का भेदभाव है? मैं तो कहता हूं जातियों में भी भेदभाव है। जो ब्राह्मण है उनमें भी ऊंच नीच है, ये उच्च का ब्राह्मण है, ये नीच का ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है। इसी तरह क्षत्रियों में है, किसी कास्ट को पकड़ लो उनकी कास्ट में भी ऊंच नीच चल रहा है। ये ऊंच नीच तभी खत्म होगा जब हम इस एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। हमने एजुकेशन जो इतना महत्वपूर्ण विषय है और जिसके कारण किसी देश की तरक्की और उन्नति निर्भर है,
उसकी तरफ तो हम ध्यान नहीं दे रहे। हम फ्री बीज बांटने में लगे हुए हैं, जबकि एजुकेशन है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्री बीज ये होनी चाहिए। हमने एजुकेशन का इतना सत्यानाश किया, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी वक्त था पंजाब में पास हो गया ऑलरेडी 10वीं तक, किसी को फेल ही नहीं करना। 12th क्लास पास, ये अभी पिक्चर आई है 12th क्लास फेल की पास, ये पिक्चर थी। उसको पढ़ देख के देखो, वो यही कहता है कि सारे स्कूल को नकल मरवाई जाती थी और एक साल नकल नहीं बजी और वो सारी की सारी स्कूल फेल हो गया। हमने एजुकेशन को छोड़कर दूसरे रास्ते अपना लिए और ये रास्ते किस तरफ हमें ले जा रहे हैं? ये हमें अधर्म की तरफ ले जा रहे हैं, इंसानियत से दूर लेके जा रहे हैं। एक एजुकेशन ही है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही हैं जहां पे हर जात का व्यक्ति शामिल हो जाता है। हमें इंटर क्लास इंटर मिक्सिंग का मौका मिलता है। मैं शूद्र के साथ भी बैठता हूं, मैं दलित के साथ भी बैठता हूं, मैं गरीब के साथ भी बैठता हूं, अमीर के साथ भी बैठता हूं। लेकिन हुआ क्या है, प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं और फिर एक समाज को बांट के रख देते हैं। वो एक ही कैटेगरी के लोगों में हम बढ़ते हैं और हमारे में वो जो भावना है प्यार की वो पैदा ही नहीं होती। अब ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों अंग्रेजी के ऊपर अंग्रेजी की महत्वता को कम आंकने की कोशिश की जा रही थी? इसीलिए कि ये जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको अगर आगे लाना है तो वो अंग्रेजी में दक्ष नहीं हो सकता। अंग्रेजी में दक्ष करने के लिए जरूरी है कि स्कूलों में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। 5वीं क्लास से तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश शुरू होती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, और प्राइवेट स्कूल जो है वो लोअर क्लास से ही, लोअर केजी से ही इंग्लिश को लेके चल पड़ते हैं और वो सोचते हैं कि शायद जितना उनको ज्ञान है किसी दूसरे को है ही नहीं। ये सब बातें, इतना कुछ सोचने और विचारने की जरूरत है, लेकिन हम सब अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है। हमें जो ठीक लगता है हम कर रहे हैं। हमें लगता है बाकी जो है ये सब बातें ही हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की कोशिश भी कहां आके रुकती दिखाई देती है, वो भी वोट पॉलिटिक्स की तरफ ही जाती है। ये वोट पॉलिटिक्स और इंसानियत की बात जो है ये दोनों बड़ी दूर दूर, ये कभी तभी इकट्ठी होंगी जब हम एजुकेशन को एनकरेज करेंगे। जहां पर टीचर को जब तक मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, टीचर की सैलरी को नहीं बढ़ाया जाएगा और एजुकेशन में प्रॉपर टीचर्स को नहीं लगाया जाएगा, कभी भी हमारी एजुकेशन का स्तर ऊपर नहीं जाएगा। और अगर एजुकेशन नहीं आएगी तो एजुकेशन देने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो आगे क्या होगा वो हम देख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।